everyone, welcome back to Brainy PTA Skills. I'm Neha, your polity teacher. एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब हमारे कंट्री में, हमारे देश में स्टेट लेजिस्लेचर किस प्रकार से वर्क करता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्या फंक्शंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, क्या पावर्स होती हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से, मतलब हमारे देश में, हमारे संविधान में आपको स्टेट लेजिस्लेचर का क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी एट द स्टेट लेवल एंड फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो होता क्या है, तो स्टेट के लेवल पे, राज्यों के लेवल पे जो एक बॉडी होती है, जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट होता है जो कि लॉ मेकिंग करता है, नए नए कानून को, नई नई नीतियों को, पॉलिसीज़ को बनाने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर। अगर मैं बात करूँ स्टेट के कंटेक्स्ट में, तो स्टेट के कंटेक्स्ट में जो भी बॉडी ये सारे कार्य करेगी, राज्य के कंटेक्स्ट में जो भी बॉडी होगी वो यहाँ पे लॉ बनाएगी, लॉ मेकिंग करेगी, उसे हम बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। और इनकी जो भी फंक्शंस एंड पावर्स होते हैं वो सभी हमारे संविधान में मेंशन होते हैं। अब आज मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और जितने भी सारे पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं उन सारी चीज़ों को। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे जो डील करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट क्लास में, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक ईजी ट्रिक के साथ, आसान ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। चलिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टेट लेजिस्लेचर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। भाई यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, चलिए देखते हैं। Unicameral legislature, a single house comprising the governor and the legislative assembly. Most state follow this structure. देखिए, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होगा कि आपको यहाँ पे हर एक किसी भी राज्य में केवल एक ही हाउस देखने को मिलेगा, ना कि दो हाउस। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे राज्य सरकार में दो हाउस देखने को नहीं मिलेंगे, केवल एक ही हाउस देखने को मिलेगा। और जब किसी राज्य में आपको सिर्फ एक हाउस और उस राज्य का गवर्नर और जो होता है वही देखने को मिले और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो देखने को मिल जाए, तो उसे ही हम बोल देते हैं यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और अगर हम बात करें हमारे देश के मैक्सिमम राज्य जो होते हैं, मोस्टली जो राज्य होते हैं वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं, मतलब आपको उन राज्यों में केवल एक ही हाउस देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर की, तो मतलब यहाँ पे होता है कि बाई कैमरल में आपको दो हाउस देखने को मिलेंगे, यूनिकैमरल में एक हाउस एंड बाई कैमरल में दो हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यहाँ पे और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है विधान परिषद। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, और जो विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसे हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस। अब यहाँ पे कुछ कुछ आपको लोकसभा और राज्यसभा जैसा भी देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे देश में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे हमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिल जाता है, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन राज्यों में आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, मतलब इन राज्यों में आपको दो प्रकार के हाउस देखने को मिलेंगे। पहला होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप लोअर हाउस के नाम से भी जानेंगे या फिर विधानसभा के नाम से जानेंगे। दूसरा होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे आप विधान परिषद या फिर अपर हाउस के नाम से भी जानेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ हाउस की। भाई किस प्रकार का कंपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, तो हम स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा से।
मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू अडल्ट सफरेज। यदि मैं बात करूं विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे, जो MLA होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, उन्हें हमारे देश के सिटीजन्स, हमारे देश के नागरिक इलेक्शंस के द्वारा चुनेंगे, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा, अडल्ट सफरेज के द्वारा, यानी कि वोटिंग होगी बेसिकली, और डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इनका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। भाई जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, अपने एरिया से मेजॉरिटी मिलेगी, वो इंसान यहाँ पे जीत के लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बन जाएगा। MLA के जो चुनाव होते हैं वो इसी टाइम पे होते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं यहाँ पे। द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली वेराइज अमंग स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 6 to 500 मेंबर्स। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ की यदि मैं बात करूँ भाई, किस राज्य में आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, कौन सी जगह से कितने मेंबर्स देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार लोकसभा में होता है कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहां से आपको सबसे ज़्यादा मेंबर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि लोकसभा के कंटेक्स्ट में यदि मैं बात करूं तो हमारे देश में उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा सीट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। सॉरी, गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। सो यहाँ पे जो सेकंड नंबर की सीट्स होती हैं वो राजस्थान को नहीं बल्कि महाराष्ट्र को हमें देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जिस प्रकार लोकसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, सेम उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो सीट्स का एलोकेशन होगा किसी भी राज्य के डिस्ट्रिक्ट में, वो होगा यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ ज़्यादा सीट्स देखने को मिलेंगी, जहाँ कम पॉपुलेशन होगी वहाँ कम सीट्स देखने को मिलेंगी। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैं बात करूंगी, विधान परिषद की मैं बात करूंगी। मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। अब यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। दे रिप्रेजेंट वेरियस ग्रुप्स, टीचर्स, ग्रेजुएट्स, लोकल अथॉरिटीज़ एंड द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अगर अब मैं बात करूँ किस प्रकार के मेंबर्स आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे टीचर्स, ग्रेजुएट और जो लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं, साथ ही साथ कुछ मेंबर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्हें गवर्नर जो है यहाँ पे नॉमिनेट करने वाले हैं। अब ये जो गवर्नर के नॉमिनेशन वाली चीज़ है ये हमें प्रेसिडेंट के साथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी राज्यसभा में मेंबर्स जो हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं। The size of council is capped at 1/3 of the size of assembly with a minimum of 40 members। यदि मैं बात करूं कि आपको किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ क्या देखने को मिलेगा, तो भाई इसका जो भी साइज़ होगा, मतलब कैपेसिटी होगी, नंबर ऑफ़ मेंबर्स होंगे, वो होंगे 1/3 ऑफ द असेंबली। मतलब किसी भी राज्य की जो असेंबली है उसका जो 1/3 पार्ट होगा, 1/3 हिस्सा जो होगा वो आपको यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स 40 होने चाहिए। मतलब जो मेंबर्स के नंबर हैं वो 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो दोनों का ही जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, वो यही हो जाता है कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड देखने को मिलेंगे आपको। देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हम बात करेंगे। भाई दोनों ही जो हमारे हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस स्टेट लेजिस्लेचर के, इन्हें कौन प्रिजाइड करेगा। देखिए, अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पे हमें जिस प्रकार से लोकसभा में स्पीकर देखने को मिलते हैं, डिप्टी स्पीकर देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ की प्रोसीडिंग को, एवरीडे प्रोसीडिंग को, रोज़ के जो कार्यभार होते हैं उन्हें प्रिसाइड करते हैं। फिर होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन देखने को मिलते हैं। सेम यहाँ पे अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो इसे अगर अपन लोकसभा और राज्यसभा से कनेक्ट करके जोड़ के लर्न करें तो काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि इस तरीके से अपन लोकसभा और राज्यसभा को भी रिवाइज कर लेते हैं और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी लर्न कर लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर देखने को मिलेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यहाँ पे आपको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन देखने को मिलेंगे। देन टेन्योर ऑफ हाउस की मैं बात करूंगी कि भाई दोनों ही जो हाउस है हमारे, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके क्या टेन्योर रहने वाले हैं, भाई कितने साल तक इनका और जो कार्यकाल है वो रहेगा। अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, इट हैज़ अ टर्म ऑफ 5 years बट कैन बी डिजॉल्व
अर्लियर बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे भाई यूजुअली हमें जो हमारा अपर हाउस है, सॉरी लोअर हाउस है, जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, हमारी विधानसभा जो है हमारी, इसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो हमें 5 सालों का देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारे गवर्नर होते हैं राज्यों के, वो गवर्नर सर यहाँ पे कभी भी यहाँ पे इसे जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। किसकी एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। सेम गोज़ फॉर द यूनियन लेजिस्लेचर। जिस प्रकार से लोकसभा के साथ किया जाता है कि 5 साल का टेन्योर है यहाँ पे, और यहाँ पे राष्ट्रपति जो हैं उस चीज़ को डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है उस चीज़ को डिसॉल्व कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमारे जो गवर्नर हैं वो भी हमारी जो राज्यसभा नहीं, जो हमारी यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, उससे यहाँ पे ये डिसॉल्व कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की यदि मैं बात करूँ, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। भाई यहाँ पे जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये परमानेंट बॉडी होती है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता। मतलब अगर मैं यहाँ पे विधानसभा की बात करूँ तो विधानसभा के जो है इलेक्शंस होते हैं, हर 5 सालों में नई विधानसभा का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूँ तो इसका डिसोल्यूशन नहीं होता, ये एक परमानेंट बॉडी होती है। और यहाँ पे 1/3 जो मेंबर्स होते हैं ना, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे और नए मेंबर्स जो है यहाँ पे आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि हमारा विधान परिषद जो है, इसके जो कार्य हैं वो काम करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 साल में एक बार इलेक्शंस, और यहाँ पे हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर करके नए मेंबर्स को लाया जाता है। देन सेशंस और समन्स की अगर मैं बात करूँ, द गवर्नर समन्स द लेजिस्लेचर फॉर सेशन एंड हैज़ द पावर टू प्रोरोग्यू एंड डिसॉल्व द असेंबली। भाई अब हमारे जो गवर्नर होते हैं ना, इनके पास ये अधिकार होता है, ये पावर होता है कि वो दोनों ही लेजिस्लेचर को जो है समन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोरोग्यू के साथ साथ उस असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि भाई गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर होता है उसके मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी समस्या पे, किसी टॉपिक पे मीटिंग होना ज़रूरी है, डिस्कशन होना ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे लेजिस्लेचर के मेंबर्स को बुला सकते हैं मीटिंग के लिए। साथ ही साथ प्रोरोग्यू कर सकते हैं, मतलब अगर कोई सेशन चल रहा है और उन्हें लगता है कि इस सेशन में डिस्प्यूट ज़्यादा हो रहा है, बदतमीज़ी हो रही है, या फिर किसी भी कारण की वजह से उस सेशन को रोक देना चाहिए, तो गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो उस सेशन को वहीं रोक दें। इसके अलावा ये अगर चाहें, इनके पास ये अधिकार है, ये पावर है कि वो उस असेंबली को कम्प्लीटली डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि भंग कर सकते हैं। अब कम्प्लीटली डिसॉल्व करने का मतलब है कि वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब उसके लिए दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे, दोबारा से नए मेंबर्स जो हैं उन्हें चुना जाएगा। तो ये सारे ही अधिकार हमारे गवर्नर के पास होते हैं, हर राज्यों के गवर्नर के पास ये जो अधिकार है हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे लेजिस्लेचर मस्ट होल्ड एटलीस्ट 2 सेशंस एनुअली टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। अब यहाँ पे बोला गया कि किसी भी राज्य के जो लेजिस्लेचर होंगे, जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, उन्हें साल में कम से कम 2 सेशंस तो करने पड़ेंगे अपने, ताकि वो अपने बिजनेस को, उनके जो भी कार्यभार हैं, जो भी उनकी फंक्शंस हैं, उन्हें परफॉर्म कर सके। मतलब ये कंपलसरी किया गया है यहाँ पे लेजिस्लेचर्स के लिए कि भाई आपको साल भर में एटलीस्ट 2 सेशंस तो करने ही हैं, ताकि आप अपने जो भी काम आपको दिए गए हैं, जो भी आपके राज्य के रिगार्डिंग फंक्शंस हैं आपके, उसे आप परफॉर्म कर सकें। फिर पावर एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की। द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉ ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई यहाँ पे हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, इनके पास सबसे पहली पावर जो हमें देखने को मिलती है वो है लेजिस्लेटिव पावर। अब इस लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत ये क्या करते हैं, लॉ फ्रेमिंग करते हैं, लॉ बनाते हैं। किस चीज़ के ऊपर लॉ बनाते हैं? जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत मेंशन होते हैं। अब क्या होता है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, चलिए समझते हैं पहले इस बात को। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे 3 प्रकार की लिस्ट प्रदान की जाती हैं, 3 प्रकार की सूचियाँ प्रदान की जाती हैं। पहला होता है सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, फिर कंकरेंट लिस्ट। भाई अब ये जो यूनियन लिस्ट होता है ना, इसमें कार्य करते हैं पार्लियामेंट के लोग, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट होती है वहाँ पे काम, यूनियन जो हमारा लेजिस्लेचर होता है वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर कार्य किए जाते हैं। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ बनाता है। तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। अब ये जो कंकरेंट लिस्ट होती है ना, इसमें हमारा स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, दोनों के पास अधिकार होता है कि दोनों मिल के यहाँ पे
काम कर सकते हैं। तो हमारा, अगर मैं अब वापस से स्टेट लेजिस्लेचर पे आना चाहूँगी, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है हमारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हमारी, इनके पास ये अधिकार होता है कि वो स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स को और साथ ही साथ कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन के जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो ये लेजिस्लेटिव पावर हमें इनकी देखने को मिल जाती है अपने संविधान में। देन यहाँ पे इन बाईकैमरल स्टेट्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट एज अ रिवाइजरी हाउस बट कैन नॉट रिजेक्ट बिल आउटराइट, इट कैन ओनली डिले और सजेस्ट चेंजेस। अब अगर मैं बात करूं कि भाई ऐसे स्टेट, बाईकैमरल स्टेट्स जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों देखने को मिलती हैं, उस कंटेक्स्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है, उनके क्या कार्य होंगे? भाई यहाँ पे इन्हें ना कोई भी ऐसे पावर्स दी नहीं जाती हैं। बेसिकली अगर इनके पास कोई बिल आया है तो इन्हें उसे पास करना पड़ता है, ये उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ वहाँ पे दो कार्य कर सकते हैं। अगर इनके पास कोई बिल आया है पास होने के लिए और इन्हें लग रहा है कि वो बिल सही नहीं है, तो ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, तो ये सिर्फ वहाँ पे चेंजेस यानी कि बदलाव जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि इस बिल में आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ये उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये चाहें तो यहाँ पे उसकी परमिशन देने में, उसे पास करने में थोड़ा डिले ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर ये सोचे कि हम इस बिल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दें और इसके अगेंस्ट में अलग से एक नया बिल का इंट्रोडक्शन हो, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। इनके पास थोड़ी सी हमें कम पावर देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू विधानसभा। फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं। अब क्या फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, चलिए देखते हैं। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई यहाँ पे बोला गया है कि जो मनी बिल होते हैं ना, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। अब ये जो मनी बिल वाला ये जो पूरी एक लाइन है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा सेम टू सेम हमें एक सेंटेंस जो है यूनियन लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है, लोकसभा और राज्यसभा के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूं राज्यसभा और लोकसभा की, तो मनी बिल दोनों में से पहले सिर्फ कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा? ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि भाई मनी बिल्स जो हैं कहां पे पहले इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। द काउंसिल कैन रिकमेंड अमेंडमेंट्स बट द असेंबली हैज़ द फाइनल से। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये रिकमेंड कर सकती है बदलाव को कि भाई आप इस तरीके के अमेंडमेंट कर लीजिए, इस प्रकार के बदलाव कर लीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है ना, उनके पास ही फाइनल पावर होती है। मतलब ये उनका कॉल होता है कि वो उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं। अदर फाइनेंशियल मैटर्स लाइक स्टेट बजट ऑल्सो ओरिजिनेट इन द असेंबली। भाई किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल मैटर्स होंगे, चाहे वो स्टेट बजट हो, मनी बिल हो या फिर और कोई भी पैसों का लेन देन हो, वो पहले कहाँ डिस्कस होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में ही वो बिल जो है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद ही वो कहाँ जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, जहाँ पे उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक तो पास कर दो या तो फिर थोड़ी देर तक डिले कर दो या फिर आप चाहो तो कुछ बदलाव सजेस्ट कर दो, लेकिन होगा वही जो लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है। बेसिकली यहाँ पे मेजर पावर जो है, ज़्यादा पावर्स जो हैं, वो हमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के पास देखने को मिलती हैं। चलिए एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट। भाई अब कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती है, किस प्रकार की, चलिए देखते हैं। The legislature monitors the activities of state government through questions, discussions and debate। अब यहाँ पे जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकार जो होती है ना, उनके एक्टिविटीज़ को, उनके सभी कामों को मॉनिटर करती है, नज़र रखे हुए होती है। और अगर इन्हें लगता है कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, तो ये सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। इस चीज़ के ऊपर हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, विधान परिषद होगा, वहाँ पे डिस्कशन होगा, ये मुद्दा वहाँ उठाया जाएगा विधानसभा में, विधान परिषद में, कि भाई अगर मान लो कोई हाईवे का काम है, स्टेट जो हाईवे है वो बन रहा है, और ये स्टेट हाईवे जो होता है कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यहाँ पे सवाल उठाया जा सकता है कि भाई आपने जो हाईवे बनाया उसे बनने में बहुत टाइम लग रहा है, या फिर जो हाईवे बनाया वो बन के बहुत जल्दी ख़राब हो गया, आपने किस प्रकार के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, कैसी सीमेंट यूज़ की गई कि भाई हाईवे बने को अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, फिर भी हाईवे में गड्ढे हो गए हैं, हाईवे की जो सड़कें हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें उठा के यहाँ पे
विधानसभा में या फिर विधान परिषद में जो बहसबाजी है, जो डिस्कशन है, वो किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा विधानसभा या विधान परिषद होता है, ये हमारी सरकार के कार्यों पे, सरकार की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे हुए होता है। अगर इन्हें लगता है कि कोई भी कार्य गलत हो रहा है तो उस कंडीशन में ये सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। उस पूरे ही टॉपिक पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी एंड फैसला लिया जाएगा। देन इस कंडीशन में अगर इनसे सवाल पूछा जाता है तो जो सरकार के मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें यहाँ पे अपना जवाब पेश करना होता है कि भाई अगर ऐसी दिक्कत हुई, ऐसी परेशानी हुई तो ऐसी परेशानी क्यों हुई, इसके पीछे के क्या कारण है, मतलब एक्सप्लेनेशन जो है प्रेजेंट करना होता है। Members can move motion और pass resolution to hold the executive accountable। अब भाई यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना, ये मोशन को भी मूव कर सकते हैं और रिजोल्यूशन भी पास करते हैं। किस प्रकार से, अगर इन्हें लगता है कि सरकार जो है इनकेपेबल है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, जो उनके MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अब उन्हें सपोर्ट नहीं करते, मतलब जो MLA हैं उन्होंने पार्टी चेंज कर ली है, उन्होंने जो अपना सपोर्ट है CM के पास से वो वापस ले लिया है और ये बात यहाँ पे जो विधानसभा जो है वहाँ पे फैल चुकी है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी होगी वो इस तरीके का मोशन जो है वो पास कर सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे पास किया जाता है, जिसमें जो CM जो होते हैं उन्हें अपना जो मेजॉरिटी होती है उसे प्रूव करना होता है कि नहीं भाई, आज भी मेरे पास जो मेजॉरिटी ऑफ MLA है वो मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये फेल हो जाते हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने में, प्रूव करने में कि भाई मेजॉरिटी जो है वो मेरे साथ है, देन उस कंडीशन में उनकी जो गवर्नमेंट है वो लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड देन उसके बाद जो वोटिंग होती है, जिसके पास भी मेजॉरिटी देखने को मिलेगी, जिस भी लीडर के पास, जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, वो अपनी नई गवर्नमेंट, नई सरकार का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार के एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट भी हमें देखने को मिलते हैं। इलेक्टोरल रोल भी देखने को मिलता है। किस प्रकार से मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई ये इलेक्टोरल रोल भी प्ले करते हैं। जो हमारा विधान सभा होता है ना, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के लिए कि भाई हमारे देश के राष्ट्रपति कौन होने चाहिए। द लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑल्सो अप्रूव और रिजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट अफेक्ट द स्टेट पावर्स। भाई लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के पास ये भी अधिकार होता है कि वो ऐसे अमेंडमेंट को, ऐसे बदलावों को रिजेक्ट कर दें जो कि यहाँ पे हमारे राज्य को या फिर राज्य की किसी भी प्रकार की शक्तियों को अफेक्ट करते हैं, उन पे बुरा असर डालते हैं। अगर हमारी केंद्र सरकार कुछ इस प्रकार के अमेंडमेंट लेके आई है जिससे किसी भी राज्य का, यानी कि हमारे ही खुद के राज्य का, मान लीजिए कोई शक्तियाँ, कोई पावर, कोई फ्रीडम जो है वो ख़त्म की जा रही है, देन उस कंडीशन में हमारे यहाँ की जो विधानसभा होती है उनके पास ये अधिकार होता है कि वो उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दें, उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दें। देन स्पेशल पावर्स ऑफ गवर्नर। यहाँ पे हमारे जो राज्य के गवर्नर होते हैं इनके पास भी कुछ स्पेशल पावर देखने को मिलती हैं, कुछ स्पेशल शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। क्या, चलिए देखते हैं। द गवर्नर प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। भाई हमारे जो गवर्नर होते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर में एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? गिविंग एसेंट और विद होल्डिंग एसेंट टू बिल्स पास बाय द लेजिस्लेचर। भाई हमारे जो लेजिस्लेचर के बिल होते हैं, जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में होता है, लोकसभा राज्य पार्लियामेंट के साथ होता है कि भाई कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देते। वही चीज़ें होती हैं यहाँ पे स्टेट में। कोई भी बिल अमेंडमेंट नहीं बनेगा जब तक हमारे गवर्नर जो है उसमें अपना एसेंट ना दे दें, अपनी परमिशन ना दे दें, बेसिकली साइन ना कर दे। जब तक गवर्नर हाँ नहीं बोलेंगे कोई भी चीज़ जो है उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पावर होती है, इम्पॉर्टेंट शक्ति होती है जो हर राज्य के गवर्नर के पास देखने को मिलती है। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स फॉर कंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट। अब जो गवर्नर होते हैं ना, कुछ बिल्स को वो रिजर्व कर सकते हैं, साइड में रख सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई बिल आया इनके पास कि भाई आप इस पर साइन कर दीजिए, हमें से अमेंडमेंट एक्ट बनाना है। तो इन्हें लगता है कि नहीं, ये जो टॉपिक है ना, ये जो भी बिल आया है ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, काफ़ी सीरियस टॉपिक है, तो इसके बारे में मुझे पहले राष्ट्रपति से डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद ही इसमें आगे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो ये बोलेंगे कि नहीं भाई मैं इस बिल को रिजर्व कर रहा हूँ, इस बिल को साइड रख रहा हूँ, किसके लिए? राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए। मतलब मैं पहले ये सारा मैटर, ये सारा जो बिल की चीज़ें हैं
राष्ट्रपति को समझाऊंगा, उनसे चीज़ें कंसिडर करूंगा, उनका एक तरीके से जो होना चाहिए परमिशन लूंगा, उनकी सलाह मशवरा करूंगा, उसके बाद मैं इस बिल को जो है एसेंट प्रदान करूंगा। तो इनके पास ये भी अधिकार है कि यदि ये चाहें तो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के एसेंट के लिए, राष्ट्रपति की परमिशन के लिए यहाँ पे साइड रख सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति से मैं बात करूँगा, उसके बाद मैं इस बिल पर अपनी परमिशन जो है आपको प्रदान करूँगा। डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये हमारी विधानसभा को ख़त्म कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, यदि इन्हें लगता है कि विधानसभा में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना वो अब नहीं बची है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने में असमर्थ है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो कॉन्स्टेंटली एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव कर रहे हैं, मतलब जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, जो एक डिसेंसी होनी चाहिए उस असेंबली में, वो वहाँ देखने को नहीं मिल रही है। देन उस कंटेक्स्ट में हमारे गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो अपने राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, और डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पर री इलेक्शंस जो हैं वो कंटेस्ट किए जाते हैं, तो फिर वहाँ पे नई विधानसभा का फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। तो ये कुछ पावर्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं जो हमें अपने राज्य के गवर्नर के पास देखने को मिल जाती हैं। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज हमने यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पावर फंक्शंस को समझा, किस प्रकार से इनका सारा फॉर्मेशन किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद क्या होते हैं ये देखा, गवर्नर की क्या पावर्स होती हैं उन्हें हमने आज डिस्कस किया। आई रियली होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर का वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 2 में। उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेट करते हैं, और साथ ही साथ उन आर्टिकल्स को एक सिंपल सी ट्रिक के साथ हम लर्न करने वाले हैं, आसान ट्रिक के साथ हम लर्न करेंगे ताकि वो सारे ही आर्टिकल्स आपको लंबे समय तक याद रहें। और अगर हम चाहें तो उन आर्टिकल्स को हमारे सेंट्रल जो लेजिस्लेचर होता है, यूनियन लेजिस्लेचर होता है, उसके साथ कंपेयर करके भी लर्न कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, इन्हें अलग से लर्न किया जाए या फिर कंपेयर करके लर्न किया जाए? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। जैसी भी आसान रहेगी आपके लिए चीज़ें, मैं कोशिश करूँगी इस क्लास को, सारे ही आर्टिकल्स को आपके लिए आसान से आसान बनाने का, ताकि आप सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत लंबे समय तक याद रख सकें और चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगता है, काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट आई एम हियर टू मेक श्योर दैट ये सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग, टिपिकल और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ना रहे। दैट्स वाई आई ट्राई टू प्रोवाइड यू एन ईजी ट्रिक टू लर्न ऑल द थिंग्स, especially the articles we learn by important tricks, easy tricks, funny tricks, ताकि जो आर्टिकल्स हैं आपको लंबे समय तक जो है याद रह सकें। आई रियली होप कि आज की क्लास में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो आपको समझ में आई, आपको सारी ही बातें जो हैं अच्छे से क्लियर हुई। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भाई यूनियन लेजिस्लेचर में जो हमारा मनी बिल होगा वो पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा या फिर राज्यसभा में, इस चीज़ का आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उन्हें भी ये चीज़ें आसानी से समझ में आए, स्पेशली विद दोज फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीएससी और यूपीएससी। ये सारे ही टॉपिक्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। So I really hope all of you are doing well, all of you are healthy, all of you are happy. So at last I would like to say just one thing, that thanks for watching.